हाय एवरीवन, मैं अश्विन। आज हम वर्ड पार सीरीज का सेशन नंबर 11 पढ़ेंगे। वैसे तो ये सेशन कल ही अपलोड होना था, पर चूंकि कल चुनाव के रिजल्ट्स आने थे ग्राम पंचायत के, और उसी की उत्सुकता में ही कल फिर समय मैं नहीं निकाल पाया और ये सेशन अपलोड कल नहीं कर पाया। और ईश्वर के आशीर्वाद से मेरे मित्र की विजय भी हुई है, तो ये तो बड़ी ही अच्छी सिचुएशन है। विन विन वाली स्थिति हो गई। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, और जिन दो सेगमेंट्स को हमने चूज किया है फॉर दिस सेशन, दे आर वर्ड मीनिंग्स एंड रूट वर्ड। रूट वर्ड में हम पढ़ेंगे ई क्यू यू रूट वर्ड, और वर्ड मीनिंग में आपके सामने वर्ड्स गिवन ही हैं। इननेट पढ़ेंगे जो कि पहला वर्ड होगा हमारा, फिर हम ईल्ड पढ़ेंगे, फिर रिगरस होगा, कन्वर्सेंट होगा और ब्रेविटी होगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो भी लोग लाइव चैट्स में हैं, जो भी लोग लाइव जुड़ गए हैं, उन सभी का वेलकम। ढंग से मेरी छोटी छोटी बातों को सुनिएगा, ताकि कम प्रयास में ही आप जो है ज्यादा से ज्यादा सीख सकें। अब आप बार बार तो इंटरनेट को नहीं सीखेंगे ना, आप चाहेंगे कि आज ही आप सीख जाएं, है ना? तो ऐसे ही सीखना है आपको, कि तरीका ये होना चाहिए कि आप सटीक तरीके से पढ़ें, ताकि सरलता से चीजें याद हो जाएं, और बहुत बार बार एक ही शब्द को, एक ही कॉन्सेप्ट के पीछे ना पढ़ना पड़े आपको, कुछ आगे भी तो करना है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। अश्विन क्लासेस फॉर इंग्लिश ये टेलीग्राम चैनल है। इसे ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि जो भी वीडियो सेशंस हैं पीडीएफ इसी पर अपलोड किया जाता है। फिर ट्विटर आईडी है @अश्विन LKO। फेसबुक ग्रुप भी बनाया है मैंने, अश्विन क्लासेस फॉर इंग्लिश के नाम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सेगमेंट है वर्ड मीनिंग्स का, उसे शुरू करते हैं। जी, पहला वर्ड आपके सामने है इननेट। ये एक एडजेक्टिव है। कुछ भी और बताने से पहले मैं बता दूं कि ये एक पॉजिटिव वर्ड है। कैसा वर्ड है? पॉजिटिव वर्ड है। ये जानना बहुत आवश्यक होता है। कुछ शब्दों के केस में ये पहले से ही तय होता है कि उस वर्ड को आप विशेषता के रूप में इस्तेमाल करेंगे या बुराई के रूप में इस्तेमाल करेंगे, वो वर्ड पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ये जानने से आपको हेल्प मिलती है फिल इन द ब्लैंक्स में, क्लोज टेस्ट में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में बहुत हेल्पफुल होता है। अब इननेट एक पॉजिटिव वर्ड है, ठीक? इननेट का मतलब है जो कुछ भी स्वाभाविक है। क्या कहा मैंने? स्वाभाविक है, मतलब जो कुछ भी जन्मजात है, एक तरीके से जन्मजात है। अब जब शब्द मैंने जन्मजात का इस्तेमाल किया, तो किसी बच्चे में कई बार कोई जन्मजात बीमारी भी होती है, जन्मजात कमी भी होती है, तो किसी बच्चे में कोई जन्मजात योग्यता भी होती है। जैसे कोई बच्चा जन्म से ही बहरा हो, तो ये तो बुराई हो गई। और कोई बच्चा जन्मजात ही बहुत ज्यादा सुरीला हो, है ना, संगीत की उसके अंदर बहुत अच्छी समझ हो, तो ये विशेषता हो गई। तो इननेट जन्मजात विशेषता की तरफ जाएगा। कहाँ जाएगा? जन्मजात विशेषता। ठीक, कैसे याद रखेंगे? ध्यान से देखिए। इननेट में आपको नैट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये देखिए एनएटी। नैट एक रूट वर्ड है जिसका मतलब ही होता है नेचुरल। नैट एक रूट वर्ड है जिसका मतलब ही होता है जन्म, पहले से ही, हमेशा से ही, स्वभाव से। नैट से नेचर बनता है। किसी व्यक्ति का नेचर कैसा होता है? जो उसके भीतर जन्म से हो। हाँ, समझ रहे हैं? तो नैट एक रूट वर्ड है। आप देखिए, एंटीनैटल, प्री नैटल। नैटल का मतलब ही होता है जन्म। जैसे अस्पतालों में नियोनैटल यूनिट्स होती हैं, ये देखिए, नियोनैटल यूनिट्स मतलब, नियोनैटल यूनिट्स में उन बच्चों का ट्रीटमेंट होता है जिन्होंने अभी अभी जन्म लिया हो। समझ रहे हैं? ये देखिए, नैट से ही नेशन बनता है। नेशन का मतलब क्या है? देश। देश जो मातृभूमि है, देश जो आपकी जन्मभूमि है, जहां पे आपने जन्म लिया है, एक तरीके से। अच्छा बताइए, नेटिव पीपल होते हैं जो आपके अगल-बगल के उसी भाषा के लोग, नेटिव पीपल। नेटिव लैंग्वेज होती है मातृभाषा जिसको हम कहते हैं। तो नैट का मतलब ही होता है बर्थ, जन्म, स्वभाव, नेचुरल। ठीक, याद रखिएगा। नैट रूट वर्ड को, सरल रहेगा। और नैट रूट वर्ड में सबसे मजेदार वर्ड यही है। बाकी आप क्या नेशन के बारे में नहीं जानते, नेचर के बारे में नहीं जानते, नेचुरल नहीं जानते, नेटिव नहीं जानते, मैं नहीं मानता कि आपको इनका मीनिंग नहीं मालूम। आपको इननेट का लेकिन हो सकता है मीनिंग ना मालूम हो। तो नैट रूट वर्ड की खोज है ये वर्ड इननेट, जिसका मतलब होता है जन्मजात विशेषता। पढ़िए, अ क्वालिटी और एबिलिटी विच यू आर बॉर्न विद,
विच इज प्रेजेंट इन यू नेचुरली। ठीक, अब एग्जाम्पल देखिए, नेहाज इननेट पियानो टैलेंट allowed her to play complicated pieces of music when she was hardly 6। 6 साल की ही उम्र में नेहा जो है पियानो प्ले कर लेती थी और अच्छा म्यूजिक बजा लेती थी। तो 6 साल की उम्र में नेहा जो है कॉम्प्लिकेटेड पीसेस ऑफ म्यूजिक को प्ले कर सकती थी, मतलब अच्छा म्यूजिक जो बहुत ही पारंगत लोग बजा सकते थे वो बजा सकती थी व्हेन शी वाज हार्डली 6। तो ये नेहा की इननेट क्वालिटी हुई ना। एक और एग्जांपल देखिए, इवन दो ह्यूमंस आर born with a certain amount of innate immunity to diseases। हर किसी में बचपन से ही बीमारी से लड़ने की एक स्वाभाविक क्षमता होती है। हमारे आपके भीतर प्रतिरोधक क्षमता होती है, इसी को इम्यूनिटी कहा जाता है। जानते होंगे आप सभी लोग प्रतिरोधक क्षमता। और ये इम्यूनिटी हमारे भीतर हमेशा से ही होती है, ये इननेट इम्यूनिटी होती है। लेकिन लेकिन बच्चों को वैक्सीनेशन भी तो दिया जाता है टाइम टू टाइम पे, ताकि उनको और बीमारियां ना हो सके। ये जो इननेट इम्यूनिटी है, इसे और मजबूती देने के लिए बच्चों को वैक्सीन दी जाती है, उनका वैक्सीनेशन कराया जाता है। समझ रहे हैं ना? दे स्टिल रिक्वायर प्रिवेंटिव मेडिकल केयर टू वार्ड ऑफ अदर कंडीशंस। फिर भी उनको प्रिवेंटिव मेडिकल केयर चाहिए होती। ये जो वैक्सीन है ये हमेशा प्रिवेंटिव मेडिकल केयर में आती है। जैसे कोविड की वैक्सीन दी जा रही, क्यों? ताकि व्यक्ति को कोविड ना हो। जैसे पोलियो की वैक्सीन दी जाती है, हेपेटाइटिस की वैक्सीन दी जाती है, ताकि हेपेटाइटिस ना हो, पोलियो ना हो। समझ रहे हैं? हाँ, तो वैक्सीनेशन की जरूरत होती है ताकि और बीमारियों से बचा जा सके। वार्ड ऑफ एक फ्रेज है जिसका मतलब है दूर करना या दूर रखना, अवॉइड करना, एक तरीके से बचना। ठीक, स्केप करना जिसको कह सकते हैं। अब सिनोनिम्स, इनबॉर्न, इनबिल्ट, इंट्रिंसिक, इनहेरेंट, नेचुरल, ये सब हो जाएंगे। ध्यान से देखिए ना, इनबॉर्न जिसके साथ पैदा हुए हो, जो चीज पहले से ही हो। इंट्रिंसिक स्वाभाविक। इनहेरेंट में HER भी एक रूट वर्ड है, इसी से हेरिडिटी बनता है, इसी से हेरिडिटी बनता है। आनुवांशिकता याद है आपको? फिर एंटोनिम्स में वो वर्ड्स आएंगे जिसमें आपने सीखा हो। हाँ, वैसे तो इननेट का कोई एंटोनिम नहीं निकल के आता ज्यादातर, लेकिन फिर भी अगर एंटोनिम्स चाहिए तो वही हो सकते हैं कि जो जन्मजात ना हो। जन्मजात क्या नहीं होगा? जो आपने बाद में सीखा, जैसे एक्वायर्ड हो गया, लर्नेड हो गया, जो पढ़ लिख के आप सीखे हैं। एक्सीडेंटल, है ना, ये चीजें। अच्छा, मैंने पहले मुझे ये बताइए कि जो मैंने ये वर्ड पढ़ाया है आप सभी को, इननेट, ये समझ में आया है कि नहीं? क्योंकि आप बार-बार नहीं एक ही शब्द को पढ़ेंगे, ठीक? और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप एक ही शब्द को मेरे से भी पढ़ें और फिर दूसरे टीचर से भी पढ़ें, ये चूतियापा है। गेट रिड ऑफ इट, इससे बच के रहिए। आप ढंग से चूज़ कर लीजिए केयरफुली कि आपको किस टीचर से पढ़ना है। ठीक है? फिर उस टीचर से पढ़िए और एक नियम से पढ़िए। ये नहीं होना चाहिए कि थोड़ा इधर से थोड़ा उधर से, वो हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट आप थोड़ा इधर से थोड़ा उधर से जब आप पढ़ें तो नया-नया ही पढ़ें ना, पुराना ही ना रिवाइज़ करते रहें एक तरीके से। यील्ड, यील्ड वर्ब भी है और नाउन भी है। ठीक? जब यील्ड वर्ब है तो उसका मतलब होता है घुटने टेकना। घुटने टेक देना। यील्ड जब वर्ब है तो उसका मीनिंग है घुटने टेकना, और जब नाउन है तो उसका मतलब होता है उपज। क्या मतलब होता है? उपज। खेती में जो पैदावार होती है उसको यील्ड बोलते हैं। ये याद रखिएगा कि जब उपज की बात आती है तो यील्ड की जगह हम यील्ड्स बोलते हैं। ठीक, प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। और जब घुटने टेकने की बात है तब तो वो वर्ब हो गई, और जब यील्ड वर्ब है तो उसकी सेकेंड फॉर्म होती है यील्डेड, और थर्ड फॉर्म भी होती है यील्डेड। ठीक, तो घुटने टेकना, हार मान लेना, या फिर खेती की उपज। एग्जाम्पल देखिए, अ रेजिलियंट पर्सन। रेजिलियंट मतलब जो फ्लेक्सिबल है, रेजिलियंट जिसे हर स्थिति से निपटना आता है ना, और जिसे हर स्थिति से निपटना आता होगा वो काहे घुटने टेकेगा? काहे घुटने टेकेगा? क्यों टेकेगा घुटने? है ना? रेजिलिएंट होना अपने आप में एक योग्यता है सर। हर व्यक्ति के अंदर रेजिलियंस नहीं होता, हर व्यक्ति रेजिलिएंट नहीं होता। एक पेड़ तूफान आने पर सख्त सीधा खड़ा रहता है और तूफान के तेज होने पर टूट के गिर जाता है, और एक पेड़ समझदार होता है, वो झुक जाता है ताकि तूफान निकल जाए, फिर वो सीधा खड़ा हो जाएगा।
जो पेड़ झुक जाता है, तूफान के निकलने का वेट करता है, वो रेजिलिएंट ट्री है एक तरीके से। समझ रहे हैं? सो अ रेजिलिएंट पर्सन नेवर यील्ड्स टू एडवर्सिटीज। एडवर्सिटीज का मतलब होता है विपरीत परिस्थितियां। ठीक, विपरीत परिस्थितियां, विषमताएं जिनको आप कह सकते हैं, विषमताएं, ये। एक फ्लेक्सिबल आदमी कभी भी विषम परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेकता। अच्छा, ये याद रखिएगा कि जब भी कभी हार मानने की बात, ध्यान से सुनिएगा, हार मानना, घुटने टेकना, हार मानना एक ही जैसी बात आई, तो जिससे आप हार मानोगे या जिसके आगे घुटने टेकोगे, वो कोई व्यक्ति हो सकता है, वो कोई राजा हो सकता है, सरकार हो सकती है, व्यक्ति हो सकता है, वो कोई परिस्थिति भी हो सकती है, समझ रहे हैं? दुख हो सकता है ना? और वो किसी प्रकार की बीमारी भी हो सकती है। जैसे बहुत से लोग कोविड से मर रहे हैं, हाँ, बेचारे, तो वो क्या है, हार ही तो मान रहे हैं उस बीमारी से। तो जब हार मानने की बात आए, तो आगे चाहे बीमारी हो, चाहे परिस्थितियां हो, चाहे व्यक्ति हो, ठीक, आप कौन सा प्रेपोजिशन लगाओगे? याद रखिएगा, टू लगाओगे। और ये सिर्फ ईल्ड के साथ नहीं है, हार मानने के साथ है। हार मानने के लिए लूज भी बनाया गया, हार मानने के लिए सरेंडर भी बनाया गया, हार मानने के लिए सकम्ब भी बनाया गया। लो, गिव इन बनाया गया, गिव अप बनाया, ये देखिए, ये कैपिचुलेट, गिव इन, सरेंडर, सकम, ये सबमिट, सब के सब जो है टू ही लगाते हैं आगे, क्योंकि सबका मतलब है घुटने टेकना, हार मानना। तो याद रखिएगा सर, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं सर, कि जब आप हार मानेंगे, जब कोई भी हार मानता है, तो चाहे वो व्यक्ति से हार माने, परिस्थितियों से हार माने, बीमारी से हार माने, तो जो भी प्रेपोजिशन, जो भी वर्ड यूज होना, चाहे वो ईल्ड हो, चाहे वो सकम हो, जैसे बीमारी के आगे घुटने टेकने के लिए सकम वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, तो प्रेपोजिशन लेकिन टू ही आना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक। और एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, पोल्यूटेड वाटर लेसन्स क्रॉप ईल्ड्स। जब पानी प्रदूषित हो, गंदा पानी हो, तो उससे फसल की पैदावार कम हो जाती है ना, क्रॉप ईल्ड्स पे असर पड़ता है, फसल की पैदावार कम हो जाती है एक तरीके से। सिनोनिम्स दिए हैं, कुछ एंटोनिम्स दिए हुए। अब सिनोनिम्स में हार मानने की बात आ रही है, तो एंटोनिम्स में क्या बात आएगी? सिनोनिम्स में अगर हार मानने वाले शब्द हैं, तो एंटोनिम्स में वो शब्द आएंगे जिसमें आप लड़ेंगे, है ना, मुकाबला करेंगे, चैलेंज करेंगे, हार नहीं मानेंगे किसी तरीके से। तो कन्फ्रंट हो गया, चैलेंज हो गया, फाइट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। जब आप ऑब्जेक्ट करते हैं, तो इसी से तो ऑब्जेक्शन बनता है। कन्फ्रंट करते हैं, किसी के सामने खड़े हो जाते हैं, आओ। फ्रंट का मतलब क्या होता है? सामने। कन्फ्रंट जब आप करेंगे, तो कोई आपको ललकारेगा, तो आप सामने आएंगे उसके, ठीक है, मैं लड़ूंगा उससे, हार नहीं मानूंगा, घुटने नहीं टेकूंगा, ठीक। याद रखिएगा कि ईल्ड का मतलब घुटने टेकना, प्रेपोजिशन टू। ईल्ड का मतलब उपज, तो ये नाउन है, ऐसे में तब ये प्लूरल हो जाना चाहिए। अगर आपको समझ में आ रहा है, तो लाइव चैट्स के माध्यम से मुझे कंफर्म करते रहें। अब अगला वर्ड है रिगरस। रिगरस, मैं ये नहीं कह सकता कि ये नेगेटिव वर्ड है, ये पॉजिटिव वर्ड है, वैसे तो आप इसे नेगेटिव नहीं बोलेंगे। रिगरस का मतलब होता है सख्त, सख्त, ठीक है, बहुत सख्त, जिसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही, कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, रिगरस जिसको कहेंगे। कैसे याद रखेंगे? क्यों नहीं आप रिगरस को जब देखते, तो रिजिड को भी साथ में देख ले इसमें। मैंने क्या कहा? जब आप रिगरस वर्ड को देख रहे हैं, तो इसमें रिजिड को भी देख लीजिए ना। रिजिड का मीनिंग तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। रिजिड का मतलब ही होता है कोई बहुत जो अनुशासित है, सख्त है, रिजिड होना, है ना, अड़ियल हो जाना कई बार। तो बस रिगरस को रिजिड से रिलेट करिए, आपको पता चलता रहेगा कि रिगरस का क्या मीनिंग है। रिगरस जनरली किसी प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होता है, कोई प्रक्रिया जो बेहद सख्त हो एक तरीके से, जिसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट, कोई कोताही ना बरती जाए। जैसे जैसे कहा जाता है कि जब किसी को डायग्नोज होता है कि वो कोविड है, तो उसको 14 डेज के लिए सेल्फ आइसोलेशन में रहना और इसे रिगरस बना के रखना। ये नहीं कि कोई लापरवाही करे और कहने को सेल्फ आइसोलेशन में हो, हाँ, लेकिन सबसे मिल रहे हो। तो रिगरस तरीके से सेल्फ आइसोलेशन में रहना है।
किसी भी कार्य को जब बहुत ही थॉरो तरीके से किया जाए, नियम से किया जाए, सख्ती से किया जाए, कोई कोताही, कोई लापरवाही ना बरती जाए, तो उसको रिगरस कहते हैं, उस प्रोसेस को रिगरस कहते हैं। ठीक, OUS लगे होने की वजह से एडजेक्टिव है, अगर सफिक्स में OUS आए तो एडजेक्टिव हो जाता है, जैसे फेमस हो गया, सीरियस हो गया। अब पढ़िए क्या लिखा, अ टेस्ट, टेस्ट कोई प्रक्रिया, सिस्टम और प्रोसीजर, प्रोसीजर मतलब ही कोई प्रक्रिया, दैट इज रिगरस, इज वेरी थॉरो। थॉरो होने का मतलब आप समझ रहे हैं कि छोटी छोटी बातों पे भी गौर करने की जरूरत पड़ेगी, छोटी छोटी बातों को ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, एंड स्ट्रिक्ट। ठीक है, तो जो कुछ भी रिगरस है वो बहुत थॉरो और स्ट्रिक्ट है। इफ यू वांट टू लूज एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट्स इन योर बॉडी, आपके शरीर में जो एक्स्ट्रा फैट जमा हो रखा है, अगर आप उस फैट को लूज करना चाहते हैं तो आपको रिगरस ट्रेनिंग के लिए जाना होगा। अंडरगो का मतलब फेस करना होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट हो गया है, तो हल्की फुल्की एक्सरसाइज से नहीं जाएगा सर, एक ट्रेनर करिए, रिगरस ट्रेनिंग करिए सर, पसीना बहाइए, रोज आधे घंटे सवेरे, आधे घंटे शाम को, या 1 घंटे सुबह, 1 घंटे इवनिंग में दम लगा के कसरत करिए, तब जाके जाएगा, मतलब हल्के फुल्के से नहीं जाएगा। रिगरस ट्रेनिंग होनी चाहिए, कड़ी, सख्त, समझ रहे हैं। हाँ, लापरवाही के साथ नहीं कि आज आज जो है योगा कर लिया, आज एक्सरसाइज कर ली, 4 दिन नहीं किया तो नहीं जाएगा, रोज करिए, नियम से करिए और ज्यादा करिए, समझ रहे हैं, पसीना छूटना चाहिए। अब देखिए, टू फाइंड द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द जॉब, जॉब के लिए सबसे योग्य कैंडिडेट पाने के इरादे से द मैनेजमेंट कंडक्टेड रिगरस टेस्ट, ये होता ही है, ये जो सरकारी नौकरी के लिए ये टेस्ट का प्रोसेस है, ये रिगरस ही तो है, तभी तो बेस्ट कैंडिडेट्स को चूज किया जाता है। कठिन पेपर्स बनाए जाते हैं, हाँ, फिर हाई मेरिट जाती है। तो अगर हमें बेस्ट कैंडिडेट चाहिए तो हमें जो है बहुत ही सही तरीके से टेस्ट लेना होगा, रिगरस एग्जामिनेशन कराना होगा। ठीक, हार्ड, थॉरो, स्ट्रिक्ट, स्ट्रिंजेंट, ये सब सिनोनिम्स हो गए। अब एंटोनिम्स में वो वर्ड्स आएंगे जो सख्त ना हो, जैसे माइल्ड, एफर्टलेस, स्मूथ, जेंटल, ये सारे वर्ड्स। ठीक है बॉस, तो रिगरस का मतलब है सख्त, और नेगेटिव वर्ड नहीं कहूंगा मैं सर, समझ रहे हैं। किसी प्रोसेस, जैसे आप आर्मी में जब भर्ती होना चाहते हैं तो आपको रिगरस ट्रेनिंग करनी होगी, तैयारी करनी होगी, या आर्मी में चुन लिए जाने के बाद फिर साल भर तक, 2 साल भर तक रिगरस ट्रेनिंग कराई जाती है। आप कई बार देखते होंगे वीडियो फुटेज में कि आर्मी वालों को पीटा जा रहा है, चाबुक से, हंटर से, ये क्या है, रिगरस ट्रेनिंग है, ताकि कोई कितना भी आपको पीटे लेकिन आप गिव अप ना करें किसी तरीके से। खैर, रिगरस को समझने का सबसे सटीक तरीका है कि आप इसे क्या करिए, रिजल्ट से रिलेट करिए। किससे रिलेट करिए, रिजल्ट से। अब अगला वर्ड है कन्वर्सेंट, पहली बात एडजेक्टिव है, और कैसे समझेंगे, क्यों नहीं आप इस शब्द को कन्वर्सेशन से रिलेट करते हैं, रिलेट करिए। कन्वर्सेशन का मतलब है कि आप बातचीत करेंगे, बातचीत करेंगे तो एक दूसरे को जानेंगे या किसी विषय को जानेंगे, ज्ञान अर्जित करेंगे। कन्वर्सेंट होने का मतलब होता है फेमिलियर होना, जब आपको किसी मामले की जानकारी है, अवेयर हैं आप, हाँ, जानते हैं, बेवकूफ नहीं है, अनपढ़ नहीं है, अनभिज्ञ नहीं है, जबकि आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, योग्य हैं, जानते हैं, नोन है, प्रिवी हैं, तो आप कन्वर्सेंट हैं एक तरीके से, समझ रहे हैं। कन्वर्सेंट के बाद कई बार प्रेपोजिशन विद आता है और कई बार इन आता है। ठीक, लैंग्वेज के लिए इन आता है, पढ़िए, ये देखिए, द मैन इज कन्वर्सेंट इन सेवरल डिफरेंट लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग फ्रेंच एंड इंग्लिश, इस व्यक्ति को तमाम भाषाएं आती हैं, मतलब माहिर है ये व्यक्ति, जानता है, तमाम भाषाओं की परख है उसको। कन्वर्सेंट होने का ये मतलब है कि आप जानकार हैं, जिसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, जानकार हैं। जब आप जानकार हैं तो आप नॉलेजेबल हैं, स्किल्ड हैं, ये देखिए, अब स्किल्ड नहीं लिखा है तो लीजिए, अभी हम लिखे दे रहे हैं, स्किल्ड है, प्रोफिशिएंट है, हाँ, फेमिलियर है, अक्वेंटेड है, अवेयर है। और जब आप कन्वर्सेंट नहीं है तो जानकार नहीं है, अनभिज्ञ है, अनभिज्ञ होने का मतलब अननोन हो सकता है, इग्नोरेंट हो सकता है। ठीक है बंधुवर, तो कन्वर्सेंट होने का मतलब क्या होता है, कन्वर्सेंट होने का मतलब होता है एक प्रकार से फेमिलियर होना, जानकार होना जिसको कहा जा सकता है। हम्म,
तो प्रेपोजिशन विद या फिर इन लगाते हैं, कन्वर्सेशन से रिलेट करिए। कन्वर्सेशन के माध्यम से जब आप बातचीत करेंगे तो किसी बात की जानकारी आप पाएंगे, जानकार हो जाएंगे किसी चीज के। टू बी फेमिलियर विद और हैव इनसाइड नॉलेज अबाउट द फैक्ट्स ऑफ समथिंग। ठीक, पढ़िए। अ स्किल्ड डॉक्टर इज कन्वर्सेंट विद मेनी कॉम्प्लेक्स मेडिकल इश्यूज। एक पढ़ा लिखा काबिल डॉक्टर जो है तमाम प्रकार की बीमारियों की जानकारी रखता है। आप किसी फिजिशियन से मिलिए तो उसको तकरीबन हर प्रकार की बीमारी का इलाज मालूम है, तो वो कन्वर्सेंट विद है। हर प्रकार के डिजीज के जो सिम्टम्स होते हैं उसको वो जानता है, कन्वर्सेंट है, एंड कैन ट्रीट ऑलमोस्ट एनी इलनेस। ठीक, यहां देखिए बीमारी का जानकार है तो विद लगाया गया, ठीक है। और ऐसे जो है भाषा का जानकार है तो कन्वर्सेंट इन लगा दिया गया। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। हाँ, मैं अच्छे वर्ड्स तो पढ़ाता ही हूँ, कोशिश करके अच्छे तरीके से पढ़ाता हूँ, तो आपके लिए आवश्यक है कि आप समझ जाएं और मुझे आप लाइव चैट्स के माध्यम से बताते रहें कि समझ में आ रहा है या नहीं। कुछ कंफ्यूजन रह रहा हो तो मुझे मैसेज करें और बताएं। नंबर 5 पे वर्ड है ब्रेविटी। ब्रेविटी एक पॉजिटिव वर्ड है। ब्रेविटी का मतलब है कम शब्दों में बड़ी बात कहना। एक मुहावरा है ना हिंदी में, गागर में सागर, इसी को ब्रेविटी कहते हैं। कम शब्दों में जब आप बड़ी बात को कहें, छोटी सी जगह में 2 4 10 15 20 के शब्दों में आप बड़ी बात कह जाएं तो वो ब्रेविटी कहा जाता है। कैसे इस ब्रेविटी को याद रखेंगे? आप ब्रेविटी को समझने के लिए ब्रीफ को दिमाग में रखिए। सुन रहे हैं? रिलेट करिए थोड़ा सा। ब्रेविटी को समझने के लिए आप ब्रीफ को रिलेट करिए। ब्रीफ में बताओ सारी बातों को, बोलते नहीं है कि ब्रीफ में बताओ, डिटेल में नहीं, ब्रीफ में मतलब कम शब्दों में ही सब कुछ बता दो। कम शब्दों में ही सब कुछ बता दो। बस ब्रीफ से ब्रेविटी को रिलेट कर लीजिए, कुछ हद तक तो रिलेट करता ही है सर। आप देखिए, द क्वालिटी ऑफ एक्सप्रेसिंग समथिंग इन वेरी फ्यू वर्ड्स। देख रहे हैं आप, द क्वालिटी ऑफ कहां गया, द क्वालिटी ऑफ एक्सप्रेसिंग समथिंग इन वेरी फ्यू वर्ड्स। कम शब्दों में ही बड़ी बात को कह देना, और कहने की क्वालिटी एक तरीके से ये देखिए, यूजिंग ट्विटर फॉर कम्युनिकेशन इज एन एक्सरसाइज इन ब्रेविटी बिकॉज यू कैन ओनली यूज 140 कैरेक्टर्स टू एक्सप्रेस अ थॉट। हाँ, ट्विटर पे आप 140 कैरेक्टर्स में ही अपनी बात को कहते हैं, पर कहते तो हैं ही लोग, कह तो ले जाते ही हैं। तो जो लोग ट्विटर पे एक संदेश देते हैं वो ब्रेविटी को ही तो एक्सरसाइज करते हैं, या ब्रेविटी को ही एक तरीके से जांचते हैं, परखते हैं, ब्रेविटी ही परफॉर्म करते हैं। कम शब्दों में वो बड़ी बात कह जाते हैं। ये देखिए अगला एग्जाम्पल, द प्रेसिडेंट मेड हिज पॉइंट्स विद प्रेजवर्दी ब्रेविटी। प्रेसिडेंट ने अपनी बातें कही, कम शब्दों में कही लेकिन ढंग से कही, एक तरीके से कंसाइजनेस, सकेंटनेस, कम शब्दों का इस्तेमाल करना। ये लॉन्ग विंडेडनेस हो गया, बहुत बढ़ा चढ़ा करके, है ना, खूब घुमा फिरा के टहला के। वर्बोसिटी का मतलब भी यही होता है कि बहुत ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो ब्रेविटी एक क्वालिटी है जिसमें आप कम शब्दों में बड़ी बात कहते हैं। ये था पहला सेगमेंट जिसमें हमने आपको 5 अलग अलग वर्ड्स बताए। होपफुली आप सबने एंजॉय किया होगा, समझ में जरूर आया होगा। अब हमेशा के तरीके से दूसरे सेगमेंट पे आते हैं। इस सेशन में दूसरा सेगमेंट है रूट वर्ड्स का। रूट वर्ड्स में आप देख रहे हैं ये रूट वर्ड है ई क्यू यू और ई क्यू यू ए, एक ही बात है। ई क्यू यू का मतलब होता है बराबर। क्या मतलब होता है? बराबर। ध्यान से सुनिएगा मैं जो बताने जा रहा हूं अब, क्योंकि आगे के वर्ड्स को समझने के लिए अभी की बात को ध्यान से सुनना जरूरी है। ई क्यू यू मतलब बराबर। बराबर के कई अर्थ होते हैं, संख्या में बराबर, मात्रा में बराबर, लंबाई में बराबर, उम्र में बराबर, योग्यता में भी बराबर, क्षमता में भी बराबर। समझ रहे हैं? बराबर, क्षमता में बराबर, योग्यता में बराबर। हाँ, कई बार चीजें जितनी आपको चाहिए उतनी मिल रही हैं तो आवश्यकता में बराबर। एक शब्द होता है ना हिंदी में, अनुपात। अनुपात में क्या होता है? बराबर होता है ना कई बार। जैसे 2:2 के रेशियो में है चीजें तो बराबर बराबर में है। तो अनुपात में जितना चाहिए उतना हो, क्षमता में बराबर, संख्या में बराबर, योग्यता में बराबर। ठीक है, और बराबर का कई मतलब बैलेंस भी तो होता है, बराबरी का सौदा होना,
है ना? बैलेंस बना करके रखना। इन बातों को ध्यान में रखिएगा, वरना तो फिर आप इक्वलिटी तक रह जाएँगे या इक्वल तक रह जाएँगे। फिर आप नहीं ज़्यादा समझ पाएँगे। बराबर के कई अर्थ होते हैं। अब जैसे पहला ही वर्ड देखिए एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब है आवश्यकता के बराबर, पर्याप्त जिसको कहते हैं। एडिक्वेट शब्द का मतलब होता है पर्याप्त। पर्याप्त का क्या मतलब होता है? आप ही बताइए। पर्याप्त का क्या मतलब है? जितना चाहिए उतना मिल जाए। तो अगर आपको 10 रुपए की ज़रूरत है और 10 रुपए के ही बराबर आपको कुछ मिल जाए, तो एडिक्वेट हो गया ना? बराबर, पर्याप्त, जितना चाहिए, ना उससे ज़्यादा, जितना चाहिए ना उससे कम, पर्याप्त है, बराबर है। ये देखिए एडिक्वेट में ईक्यू आपको दिख ही रहा है। इनफ और एज़ पर रिक्वायरमेंट्स और एक्सपेक्टेशंस। ये देखिए एडिक्वेट वाटर इनटेक, जब आप पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं, तो वो आवश्यक है आपकी बॉडी के लिए ठीक से काम करने के लिए। ये देखिए द कंपनी इज सीकिंग ले ऑफ्स। ले ऑफ का मतलब होता है नौकरी से लोगों को निकालना। कटनी छटनी जानते हैं? कटनी छटनी, जब कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जाता है तो ले ऑफ करते हैं उनको। कंपनी ले ऑफ कर रही है, क्यों? क्योंकि वो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ बिजनेस नहीं कर पा रही, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मनी को जनरेट नहीं कर पा रही। पर्याप्त मात्रा में फायदा नहीं हो रहा है कंपनी को, पर्याप्त मुनाफा नहीं हो रहा, जिसके चलते कंपनी जो है निकालने का विचार कर रही है। फिर अगला वर्ड है इनएडिक्वेट। अब ध्यान से देखिए, एडिक्वेट का ही ऑपोजिट। एडिक्वेट मतलब पर्याप्त, इनएडिक्वेट आई एन लगने से वर्ड ऑपोजिट हो जाता है ना। इनएडिक्वेट का मतलब होता है अपर्याप्त, मतलब जितना चाहिए उतना ना हो, है ना? नॉट सफिशिएंट इन अमाउंट और नंबर। ये देखिए आज की वर्तमान की स्थिति से ही लेना देना है इस सेंटेंस का। पढ़िए। Although the government is claiming that there is no shortage of oxygen, beds and medicines, सरकार कह रही है ना लगातार कि ऑक्सीजन की, बेड्स की, मेडिसिन की कोई कमी नहीं है, पर आप जो है वीडियो फुटेज देखते हैं उससे पता चलता है कि ग्राउंड सिचुएशन तो कुछ और ही है। ग्राउंड सिचुएशन बताती है कि ये सप्लाईज इनएडिक्वेट हैं, अपर्याप्त हैं, कम हैं, एक प्रकार से ये जो सप्लाईज हैं तो इनएडिक्वेट हैं एक तरीके से। ये सप्लाईज कम है, समझ रहे हैं आप? कम है ये सप्लाईज, इनएडिक्वेट है। खैर एक और बात सुन लीजिए, इनएडिक्वेट का मतलब कई बार अयोग्य भी होता है। सुन रहे हैं? अयोग्य। ठीक, इनएडिक्वेट पर्सन मतलब वो व्यक्ति जो किसी नौकरी के लायक ना हो। जैसे आप कह रहे हैं कि मैं इस बंदे को नहीं रखूंगा जॉब पे बिकॉज आई फाइंड दिस पर्सन इनएडिक्वेट फॉर दिस वर्क, क्योंकि ये मुझे व्यक्ति जो है मुझे इस काम के लिए अयोग्य लग रहा है। तो इनएडिक्वेट होने का मतलब ये भी होता है अयोग्य या फिर उम्मीद के मुताबिक जो ना हो एक तरीके से। तो एडिक्वेट पढ़ लिया, इनएडिक्वेट पढ़ लिया। इक्वल आप जानते ही हैं, बराबर होना, चाहे अमाउंट में हो, चाहे नंबर में हो, रैंक में हो, साइज में हो। ठीक, अब अगला वर्ड इक्वेनिमिटी देख लीजिए। कामनेस ऑफ माइंड, ध्यान से सुनिए। कामनेस ऑफ माइंड का मतलब क्या है? मन में जब संतोष है, मन में एक साम्य अवस्था है, मन जब शांत है। जब मन शांत है तो हर चीज को बैलेंस करेगा ना, बराबर करेगा। समझ पा रहे हैं आप? लो, जरूरी नहीं है कि ई क्यू यू से वही वर्ड्स बने जो संख्या में ही बराबर हो, ऐसे भी तो वर्ड्स बन रहे हैं। कामनेस ऑफ माइंड। चलिए अब पढ़िए। हिज इक्वेनिमिटी अलाउड हिम टू कीप अ क्लियर हेड एंड एस्केप द बर्निंग बिल्डिंग। कीप अ क्लियर हेड का मतलब होता है जब आप अपनी हिम्मत नहीं हारोगे, जब आप पैनिक नहीं होगे, आत्मविश्वास नहीं खोगे। कीप अ क्लियर हेड। उसका मन मजबूत था, उसको मालूम था कि क्या करना है, उसके दिमाग में इक्वेनिमिटी थी, जिसके चलते वो उस जलती हुई बिल्डिंग से भी वो सकुशल बाहर आ गया। वो जानता था हाउ टू कीप अ क्लियर हेड, कि कैसे मन को शांत रखना है, कैसे घबराना नहीं है। हाँ, उसके भीतर इक्वेनिमिटी थी, तभी तो वो घबराया नहीं और जलती हुई बिल्डिंग से बाहर आ गया। भूलिएगा नहीं, मैं जो छोटी छोटी और जरूरी बातें बता रहा हूँ, वरना हम नहीं जानते। सब कुछ पेपर में हूबहू वैसा ही नहीं आता जो आपने पढ़ा हो। अब देखिए, ये जो फ्रेज है कीप अ क्लियर हेड, हो सकता है ये फ्रेज आप कभी ना पढ़े हो, लेकिन थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओगे तो जान जाओगे ना कि कीप अ क्लियर हेड का क्या मीनिंग होता होगा। यही बातें हैं। अब नंबर 5 पे आया इक्वेटर। इक्वेटर आप जानते हैं, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं आप। एक रेखा को बोलते हैं जो पूरे ग्लोब को दो बराबर हिस्सों में बांटती है।
है ना, एक लाइन जो कि पूरे ग्लोब को दो बराबर हिस्सों में, कैसे बराबर हिस्सों में, एन इमेजिनरी सर्किल अराउंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ एंड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, बराबर करें जो, ठीक। अब इक्विलेटरल ये तो मैथ्स का शेप है जिसकी चारों साइड्स या सारी साइड्स जो हैं वो बराबर हो, इक्वल हो, ये तो इजी वर्ड्स हो गए। अब इक्विलिब्रियम एक केमिस्ट्री का वर्ड है, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, केमिस्ट्री में होता है ना साम्यावस्था। साम्यावस्था का क्या मतलब है कि किसी प्रकार से कोई उथल पुथल नहीं होगा, बैलेंस वाली स्थिति रहेगी, स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन टू ऑपोजिंग फोर्सेस। The lowering of interest rates will restore equilibrium in the financial markets. अभी जो फाइनेंशियल मार्केट्स है उसमें अफरा तफरी मची हुई है, जब इंटरेस्ट रेट्स कम कर दिए जाएंगे तो एक साम्यावस्था की स्थिति आएगी, बैलेंस बनेगा जाकर के मार्केट में, और इससे क्या होगा, इट शैल रीइंस्टेट कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। इससे कंज्यूमर को जो विश्वास है वो उस विश्वास की पुनः बहाली होगी। रीइंस्टेट का मतलब होता है पुनर्बहाली या पुनः बहाली, जिसको कह सकते हैं। इक्विलिब्रियम इसको कहते हैं, साम्यावस्था की स्थिति। इक्विनॉक्स जानते होंगे, ये जीएस का टर्म है। इक्विनॉक्स एक समय होता है जिसमें दिन और रात की लेंथ जो है बराबर होती है। साल में ऐसे 2 दिन आते हैं, जैसे 20 मार्च के आसपास और 22 सितंबर के आसपास, 28 मार्च और 22 सितंबर के आसपास की ये 2 दिन, जब डे और नाइट की जो लेंथ है वो इक्वल होती है। ये देखिए, व्हेन डे एंड नाइट आर ऑफ इक्वल लेंथ, बराबर लेंथ के जब दिन और रात होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स। ये वन वर्ड में आपके काम आएगा, इक्विटेबल। जो कुछ भी इक्विटेबल है, ध्यान से देखिए बीएलई लगा है तो एडजेक्टिव हुआ। इक्विटेबल होने का मतलब क्या है, फेयर होना, जस्ट होना, रीजनेबल होना, मतलब उचित होना जिसको कह सकते हैं, बराबर का होना। इक्विटेबल मतलब न्याय संगत होना जिसको कह सकते हैं। क्या कहा मैंने, न्याय संगत होना। सोच करके देखिए सर, कुछ भी न्याय संगत है, सही है, तो यही तो बराबर है ना, यही तो उचित है। उचित होना मतलब जैसा होना चाहिए वैसा है, मतलब बराबर है। द आर्बिट्रेटर कुड फोरसी, आर्बिट्रेटर बोलते हैं मध्यस्थ को। देखिए मैं कोशिश करता हूं कि मध्यस्थ कि वोकैब और भी तैयार हो आपको, और फोरसी मतलब भांपना, अनुमान लगाना जिसको कह सकते हैं। तो जो आर्बिट्रेटर था उसको ये लग रहा था कि कोई इक्विटेबल आउटकम नहीं निकल करके आएगा। आउटकम का मतलब होता है, देखिए कितने सारे वर्ड्स आप सीख रहे हैं, नतीजा, फ्यूड मतलब होता है तकरार। तो जो आर्बिट्रेटर था वो जान रहा था कि ये जो दो पक्षों में लड़ाई है इसमें कोई तर्क संगत, न्याय संगत फैसला नहीं निकल करके आएगा, कोई उचित नतीजा बाहर नहीं आएगा। अब देखिए, public schools are designed to provide an equitable equation to all students. I'm sorry, education, माफ करिएगा, regardless of their background. जो पब्लिक स्कूल्स होते हैं, सरकारी स्कूल्स होते हैं, वो क्या प्रयास करते हैं या फिर उनको क्यों, किस प्रकार से बनाया गया है कि वो हर छात्र को अच्छी शिक्षा दें और तमाम छात्रों के बीच शिक्षा देने में किसी प्रकार का भेदभाव ना करे, इक्विटेबल एजुकेशन दे। ऐसा नहीं कि इस बच्चे को ज्यादा अच्छा पढ़ाए, उस बच्चे को कम अच्छा पढ़ाए, उनका बैकग्राउंड चाहे जैसा हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो जनरल हो, शेड्यूल्ड हो, बैकवर्ड हो, समझ रहे हैं, चाहे उनका रिलीजन कुछ भी हो, उनकी लैंग्वेज कुछ भी हो, इकोनॉमिक स्टेट उनका चाहे कैसा भी हो, लेकिन उन्हें न्याय संगत और बराबरी वाली ही शिक्षा देनी है एक तरीके से। अब इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट में दो रूट वर्ड हैं, आप खुद जानते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। वैल भी तो एक रूट वर्ड है, वैल का मतलब होता है स्ट्रेंथ, ताकत। तो जो चीजें इक्विवेलेंट हैं, संख्या अथवा मात्रा में बराबर हैं, बराबर मजबूत हैं, इक्वल इन वैल्यू, नंबर, मेजर और सिग्निफिकेंस, एक तरीके से इक्विवेलेंट। जितना प्रॉफिट इनको हुआ है उतना प्रॉफिट इनको हुआ है, जितना ये मजबूत है उतना ही दूसरा पक्ष मजबूत है, इक्विवेलेंट होना एक तरीके से। यहाँ ये जो वर्ड है ना इक्विवेलेंट, इसका इस्तेमाल अक्सर अनुपात के लिए किया जाता है, अनुपात के लिए, रेशियो के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है। पढ़िए एग्जाम्पल को, इफ आई एम नॉट पेड अ सैलरी इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ माय मेल कोवर्कर्स, मतलब जितना मेरे साथी पुरुष कर्मचारियों को तनख्वाह मिलती है उतनी ही तनख्वाह
मुझे नहीं अगर मिलती बराबर उसी अनुपात में मुझे तनख्वाह नहीं मिलती, आई शैल नॉट एक्सेप्ट द जॉब ऑफर, फिर मैं ये जॉब ऑफर नहीं लूंगी। ये महिला कह रही है, कोई इक्विवेलेंट बराबर जिसको कह सकते हैं। अब 11 और 12 को बराबर में पढ़िए, ध्यान से देखिए, बहुत खास वर्ड है। बेसिकली आप ई क्यू यू रूट वर्ड में इन वर्ड्स को पढ़ने के लिए तैयार नहीं रहोगे, समझ रहे हैं? हाँ, और ई क्यू यू रूट वर्ड के ये खोज है एक तरीके से। मैं नहीं समझता कि आपको इक्विवेलेंट नहीं आता होगा, मैं ये भी नहीं समझता कि आप इक्वेटर को इक्विलेटरल को नहीं जानते होंगे। क्या आप नहीं जानते थे? जानते होंगे। मुझे ये भी लगता है कि इक्विलिब्रियम को भी आप जानते होंगे। मुझे ये भी लगता है कि अगर आपने थोड़ा बहुत भी ज्योग्राफी पढ़ी होगी या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पढ़े होंगे तो इक्विनॉक्स को भी आप जानते होंगे। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आप इक्विवोकल या अनइक्विवोकल को नहीं जानते होंगे। ठीक, खास तौर पे ये शब्द मजेदार शब्द है सर, अभी देखिएगा। इक्विवोकल का मतलब होता है जब चीजें अस्पष्ट हैं। क्या कहा मैंने? अस्पष्ट है। इक्विवोकल का मतलब होता है, इक्वि मतलब बराबर, वोक मतलब आवाज, वीओसी तो रूट वर्ड है ना, वॉइस से इसका रिलेशन है। इक्विवोकल का मतलब है कि जैसे मैंने कुछ कहा बराबर में आपने भी कुछ कह दिया, मैंने कहा ये सही है, आपने कह दिया ये सही है, उससे क्या हो गया कि चीजें अस्पष्ट हो गई ना सर। मैंने कहा कि ये गलत है, आपने कहा नहीं ये सही है, या मैंने कहा कि हमें राइट टर्न लेना चाहिए, आपने कहा नहीं हमें लेफ्ट टर्न लेना चाहिए। तो सबकी अलग अलग राय हो गई, सब बराबर में बोल रहे हैं, ये भी कुछ बोल रहे हैं, मैं भी कुछ बोल रहा हूं। जब सब कुछ अलग अलग, हर कोई अलग अलग शब्द बोलेगा, अलग अलग राय देगा, तो सब कुछ बड़ा मेसी नहीं हो जाएगा? जिस व्यक्ति को 5 लोग राय दे रहे हो, एक व्यक्ति है उसको 5 लोग राय दे रहे हैं, कोई कह रहा है ये करो, कोई दूसरा कह रहा है नहीं ये करो ये करो, तो वो उस व्यक्ति, ऐसा होने से वो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा ना, सब उसके दिमाग में अस्पष्ट हो जाएगा ना। यही मतलब है इक्विवोकल का। नेगेटिव वर्ड है इक्विवोकल, आप खुद ही समझ गए होंगे कि इक्विवोकल एक नेगेटिव वर्ड है ना। ये देखिए, हैविंग मोर देन वन मीनिंग एंड ऑफन इंटेंडेड टू डिसीव और मिसलीड, जिसमें कई बातें निकल करके आ रही हूं, कई अर्थ जिसके निकल करके आ रहे हो। अब जब कई अर्थ निकल के आते हैं तो कई बार चीजें अस्पष्ट हो जाती हैं। पढ़िए, सिंस द डिफेंडेंट्स एलिबाई इज इक्विवोकल, डिफेंडेंट बोलते हैं बचाव पक्ष को, एलिबाई बोलते हैं एक दस्तावेज को जिसके माध्यम से आप ये बताना चाहते हैं कि आप अपराधी नहीं हैं। तो बचाव पक्ष ने जो दलील दी है वो इक्विवोकल है, मतलब वो क्लियर ही नहीं है, उसमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या सही है क्या गलत है, अस्पष्ट है सब कुछ उसमें। द जूरी विल डिसरिगार्ड इट ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, इससे क्या होगा, जूरी जो है बिल्कुल उस एलिबाई को कंसीडर नहीं करेगी, तुरंत उसे फाड़कर फेंक देगी, उस दलील को स्वीकार नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जो दलील दी जा रही है वो अस्पष्ट है, उसमें तमाम अर्थ निकल करके आ रहे हैं। ये देखिए, द टीचर्स इक्विवोकल आंसर डिड नॉट प्रोवाइड मी विद अ क्लियर रिस्पॉन्स टू माई क्वेश्चन। मैंने कोई सवाल पूछा, टीचर ने जब जवाब दिया तो उसके 4-5 जवाब दे दिए, बोला ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मैं समझने के बजाय और ज्यादा कंफ्यूज हो गया। इक्विवोकल रिस्पॉन्स का ये मतलब है कि आप 70 बातें बताएंगे जिससे चीजें अनक्लियर हो जाएंगी। हाँ? अब अनइक्विवोकल में क्या होगा कि सब एक राय देंगे, अभी सब अलग अलग राय दे रहे थे, है ना, और अब सब एक राय देंगे। जब सब एक राय देंगे तो वो क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा, समझ रहे हैं? तो इक्विवोकल का मतलब है ये, स्पष्ट, क्लियर। पॉजिटिव वर्ड है, याद रखिएगा कैसा वर्ड है, पॉजिटिव। और ध्यान से देखिए जरा, अनइक्विवोकल के शुरू में जो यूएल लगा है, आपको ये लग सकता है कि ये नेगेटिव वर्ड है, जबकि ये नेगेटिव नहीं है, क्योंकि जब यूएन नहीं लगा था तो ये नेगेटिव था, जब यूएन नहीं लगा था तो ये नेगेटिव था, तो अब तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। अनइक्विवोकल का मतलब होता है जो स्पष्ट है, क्लियर है। जैसे जो भी लोग चुनाव जीते हैं उनके समर्थकों ने उन्हें अनइक्विवोकल सपोर्ट दिया होगा, स्पष्ट एक तरीके से, है ना, इसको कहते हैं। सिंस वी रेज्ड ओवर $1 million फॉर आवर चैरिटी, वी कंसीडर्ड द फंड रेजर किसी प्रोग्राम को बोलते हैं, प्रयास को बोलते हैं जब आप पैसा जुटाना चाहते हैं, एन अनइक्विवोकल सक्सेस।
ये कहा जा रहा है कि चूंकि हमने अपने इस चैरिटी प्रोग्राम के लिए $1 मिलियन से भी ज्यादा अमाउंट कलेक्ट कर लिया है, तो हम स्पष्ट तरीके से कहना चाहते हैं, हम निश्चित रूप से ये मानते हैं कि ये एक सफल अभियान रहा है। सफल, स्पष्ट तरीके से सफल है ये। With the election a few weeks ago, चूंकि चुनाव नजदीक हैं अब, द प्रेसिडेंट अनाउंस्ड हिज अनइक्विवोकल सपोर्ट फॉर ऑल द कैंडिडेट्स ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी। प्रेसिडेंट महोदय ने अपनी पार्टी के सारे कैंडिडेट्स को अपना स्पष्ट समर्थन देने की घोषणा की है कि कोई इसमें दो राय नहीं है कि हम समर्थन नहीं करेंगे। अनइक्विवोकल, जैसे जब आप राष्ट्रगान कह रहे होते हैं तो सब लोग बोलते हैं, लेकिन सब लोग एक ही जैसी बातें बोलते हैं। जब आप जय हिंद कहते हैं तो सब लोग एक सुर में, एक स्वर में जय हिंद बोलते हैं। ये अनइक्विवोकल है, समझ रहे हैं, स्पष्ट जिसको कहते हैं। तो गाइज, इस तरीके से ये सेशन ओवर हो जाता है। मैंने तो अपना बेस्ट दिया है आपको समझाने के लिए। कैसा लगा ये सेशन मुझे जरूर बताएं। नियम से सारे सेशंस को देखें, वॉच करें, नोट्स बनाएं। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स भी दें, शेयर भी करें। फिर मिलेंगे एक दिन के बाद अगले सेशन के साथ। तब तक अपना अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।